नमस्कार। आज दीपावली है और सन 2021। दीपावली की आपको, आपके परिवार को, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसी दीपावली 2 साल बाद देखने को मिला है। जहाँ तक मुझे लगता है कि इस बार की दीपावली लोगों में, देखिए आपको पटाखे की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। पिछली साल और उसके पिछले साल 2 सालों से कोविड की वजह से लोग जीना भूल गए थे। लोगों के अंदर, जो लोगों के मन में जो डर कोविड को लेके है, अभी भी है। मैं तो कहता हूँ आज भी प्रिकॉशन लेने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी ये पूरी तरह से गया नहीं है। लेकिन फिर भी जिस तरह से आम लोगों की जीवन पर असर जो पड़ा था, प्रभावित हुआ था, चाहे वो कोई व्यक्तिगत हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे सर्विसमैन हो। इवन आप विश्वास कीजिए, आप अपने आसपास में अगर किसी से पूछेंगे तो जो आपका दूध देने वाला होगा वो तक प्रभावित हुआ था, अभी भी प्रभावित है। बिजनेस की चक्र जो पहिया थी वो बहुत ही एक तरह से रुक गई थी, मूवमेंट होना शुरू हुआ। अभी भी व्यापारियों को कई सारी चीज़ों का, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, सरकार उसके लिए कुछ न कुछ प्रयास भी कर रही है, प्रयास भी जारी है सरकार का, लेकिन अभी समय लगेगा। और ऐसे में जो एमएसएमई के व्यापारी हैं, जिसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो कि कभी परचून की दुकान चला रहे हैं, मतलब ग्रोसरी परचून, कोई ट्रेडिंग का काम कर रहा है, कोई छोटे स्तर पे मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है, ऐसे लोगों की साहस को मैं सलाम करता हूँ। क्योंकि जिसके पास बड़ी पूंजी है, बड़ी पूंजी थी, जिनके पास रिजर्व और सरप्लस थे अच्छे, जिनको बैंकों ने पूरी तरह से पहले भी सहारा दे रहे थे, अब भी सहारा दे रहे हैं, उनकी अच्छी लिमिट चल रही है, बैंक उनको जब चाहे मुंह मांगी लोन दे पा रहा है, फाइनेंशियल हेल्प दे पा रहा है, उनके लिए अपने व्यापार को फिर से शुरू करने में समस्याएं कम हुई। लेकिन ऐसे व्यापारी जिनकी पूंजी ही थोड़ी सी थी, जो अपने पर मंथ के सेल से जो प्रॉफिट कमाते थे, उससे अपने दुकान का रेंट दे पाते थे, अपने एम्प्लॉइयों का सैलरी दे पाते थे, और बैंक का इंटरेस्ट अगर होता था तो वो दे पाते थे, घर की ईएमआई दे पाते थे। सब कुछ डिपेंड था कि उनका सेल कैसा चल रहा है, उनका टर्नओवर कैसे है। अगर नहीं है तो जो रेंट पे उन्होंने दुकान ले रखा है, उनको सबसे पहले तो बहुत ऐसे सारे व्यापारी हैं जिनको कि रेंट न दे पाने की वजह से अपने दुकान को बंद कर दिया। उनको कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढना पड़ा अपनी जीविका चलाने के लिए। और उनके साथ जो 10 लोग रोज़गार में थे, जब उनका दुकान ही बंद हो चुका है, अब वो अपनी रेंट नहीं पे कर पा रहे थे, तो एम्प्लॉइयों की सैलरी कैसे देंगे। बात ये थी कि उनके पास कोई रिजर्व सरप्लस नहीं था। वो अपने आप को इस परिस्थिति के लिए तैयार नहीं किए थे, उनको जानकारी नहीं थी कि ऐसी परिस्थिति आ सकती है, और ऐसी परिस्थिति के लिए कोई भी तैयार नहीं था। लेकिन जिनके पास कोई रिजर्व सरप्लस नहीं था, कोई बैकअप नहीं था, जो स्टार्टअप थे, वो बहुत प्रभावित हुए। स्टार्टअप की बात चल रही है तो मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें आ रही हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि दीपावली तभी हैप्पी हो सकती है जब आपका व्यापार अच्छे से चल रहा हो, आपकी अर्निंग अच्छी हो रही है, आपकी जेब में पैसे अच्छे आ रहे हैं, आप एम्प्लॉइयों को अच्छे से पेमेंट कर पा रहे हैं और अपने परिवार के लिए मनचाही चीज़ों को ख़रीद पा रहे हो दीपावली के दिन, तभी तो हैप्पी दीपावली होगी। तो इस हैप्पी दीपावली के लिए
मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें हैं जो स्टार्टअप को लेकर हैं। मैं अपने अनुभव को आपसे शेयर करता हूँ एक कहानी के रूप में, जो कि सत्य घटनाओं पर आधारित है। स्टार्टअप्स की हालत इस तरह से है कि पहले मैं बता दूं, स्टार्टअप्स आजकल लोग स्टार्ट कैसे कर रहे हैं, उनके माइंड में व्यूज़ कैसे आ रहे हैं। ज़्यादातर स्टार्टअप्स ऐसे लोग शुरू कर रहे हैं जो कि किसी न किसी मल्टीनेशनल में या अच्छे कंपनीज में जॉब कर रहे थे, अच्छे पोस्ट पे थे, सेल्स में थे या परचेज में थे, ऑपरेशन में थे, कॉस्टिंग में थे, कहीं पे भी थे। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, सर्विस सेक्टर है, किसी में भी थे। तो जिस सेक्टर में वो थे उसी को देख के इंस्पायर्ड हुए। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, जैसे से फॉर एग्जांपल एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो मल्टीनेशनल कंपनी है, जो इंडिया में भी है और अन्य देशों में भी है। मल्टीनेशनल का मतलब यही है, उनका वर्क कल्चर, उनकी सारी कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजी, परचेज, सेल, ऑपरेशन और आज नहीं आने वाले भविष्य के बारे में उनकी क्या प्लानिंग है, सब कुछ वो मैनेज करके चलते हैं, तभी आज वो मल्टीनेशनल कहलाते हैं। ऐसे वर्क स्ट्रक्चर में, ऐसे वर्क कल्चर में जब एक एम्प्लॉय कार्य कर रहा होता है, ही इज़ वर्किंग ऑन ए गुड प्रोफाइल, तो उसको एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम अपना बिजनेस शुरू करें। अपने एक दो मित्र जो कि वहीं के लोग हैं, उसी कंपनी में काम कर रहे हैं, या तो फिर अपने कोई आसपास के मित्र जो कि उस कंपनी में नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं विचार आपस में मिलते हैं। ऐसे लोग मिलकर सोचते हैं कि क्यों ना मैं एक ऐसा स्टार्टअप शुरू करूं जो कि इस नौकरी करने से अच्छा हो। मेन मोटिव यही होता है। सब आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, बैठते हैं, फिर उनको समझ में आता है कि एक प्रोडक्ट है या एक सर्विस है जिसको हम प्रोवाइड करने में हमारी स्किल अच्छी है, वी आर एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, तो स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनवाते हैं, फिर उसके बाद उनका मेन बिजनेस जो है उस पर फोकस करते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर कुछ गुड्स प्रोड्यूस करना है तो सोचते हैं कि गुड्स कैसे प्रोड्यूस होगा, इसकी मार्केटिंग कैसे होगी। more than 50% केसेस ऐसे हैं कि 3 लोग 4 लोग मिलकर इस एक काम को शुरू किए, लेकिन उसको काम को करने वाला उस 4 लोगों में से सिर्फ 1 लोग है। बाकी 3 लोग जो हैं वो किसी न किसी तरीके से ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं होते। उनकी प्री ऑक्यूपेशी होती है, कहीं जॉब कर रहे हैं, वो छोड़ नहीं पाते हैं, या फिर किसी भी वजह से वो अपना 100% उस बिज़नेस को नहीं दे पाते हैं। तो 1-2 लोग जो है उस बिज़नेस को कर पाते हैं। अब जब 1-2 लोग कर पाते हैं तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उनके पास उस बिज़नेस को करने के लिए, जिस मल्टीनेशनल को वो छोड़ के इस बिज़नेस को शुरू किए हैं, उस मल्टीनेशनल के पास मंथली एक्सपेंडिचर जो हज़ारों करोड़ रुपए हैं, उनके पास रिजर्व एंड सरप्लस लाखों करोड़ रुपए हैं। मैं एक बात बता रहा हूँ, ऐसी मल्टीनेशनल से वो जब अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो इनके पास सबसे मेन प्रॉब्लम होती है कि इनके पास इतने फंड नहीं होते, खुद के इतने फंड नहीं होते कि ये 3 साल 4 साल अपने आप को सरवाइव कर पाएँ। इन्वेस्टमेंट तो चाहिए। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपने बिजनेस में जो प्रोडक्ट बनाना है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए या फिर कहीं से आप बाई कर लिए आउटसोर्सिंग के द्वारा, तो सिर्फ आपका प्रोडक्ट बन गया तो आपका इन्वेस्टमेंट इतना ही है। नहीं,
इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है बिजनेस में कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कहाँ पे किस तरह के पैसे खर्च होने शुरू हो जाएंगे। प्रोडक्ट बनाना है, मार्केटिंग करना है, एम्प्लॉयज़ रखने हैं, प्रोफेशनल्स को हायर करना है, लीगल टीम को हायर करना है, और रिलेशनशिप वाली चैनल जो है उसको डेवलप करना है, बैक एंड के टीम को हायर करना है, अकाउंट्स की टीम को हायर करना है। क्योंकि फंड की कमी होती है तो सारा हायर जो होना चाहिए वो कुछ नहीं हो पाता। फिर वो जो एंटरप्रेन्योर्स होता है, जो कि व्यापारी, जिसको जो खुद शुरू किया होता है बिजनेस को, वो सोचता है चलो कोई बात नहीं, परचेज को भी मैं देख लूँगा, सेल्स को भी मैं देख लूँगा, मार्केटिंग को भी मैं देख लूँगा, ऑपरेशंस को भी मैं देख लूँगा, अकाउंट्स वाला भी काम मैं कर लूँगा, आरओसी वाले कुछ काम होंगे उसको भी मैं देख लूँगा, जीएसटी वाले भी काम देख लूँगा, इनकम टैक्स वाले भी काम देख लूँगा। और अंत में क्या होता है कि वो देखना तो सब चाहता है, और उस देखने के चक्कर में उसकी बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। आप एक माइंडसेट में विचार कीजिए, माइंडसेट को अपने दुरुस्त कीजिए। पटाखे काफ़ी फूट रहे हैं। हैप्पी दिवाली वंस अगेन। जबकि बैन है इस समय पटाखे। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप अपने माइंड को सेट को देखिए कि जिस काम को करने के लिए आपको 10 लोगों की ज़रूरत है और 10 जो हैं अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हों, और जब 10 लोग 10 माइंड के साथ उस काम को करेंगे तब जाके वो काम पूरा होगा। ऐसी परिस्थिति में एक एंटरप्रेन्योर वो खुद सारे काम को जब देखना शुरू करेगा तो उसके पास तो रावण जैसे 10 सिर होने चाहिए। 10 सिर का मतलब 10, इतना फास्ट उसका दिमाग होना चाहिए, उसकी हाथ पैर आँख कान नाक सब इतने फास्ट होने चाहिए कि वो रजनीकांत हो जाए। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। उसको अकाउंट्स का ए नहीं पता है, जीएसटी का जी नहीं पता है, इनकम टैक्स का आई नहीं पता है, मार्केटिंग का एम नहीं पता है। उसको जो पता है वो ये पता है कि वो जो काम करता था उसका एक्सपर्ट है वो, उसको उस काम को करना चाहिए, वो सारा काम करने लगता है। मैं आपको नाम नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं अपने एक क्लाइंट का आपको एग्जांपल बता रहा हूं। मैंने उनसे कहा, वो इंटरेस्टेड थे कि उनकी कंपनी को ऑडिटर मैं बनूं। कंपनी बने काफ़ी दिन हो गए, लेकिन उनका जो है अपॉइंटमेंट लेटर आज तक मुझे नहीं मिला। कई बार रिमाइंडर दिया मैंने, लेकिन फिर मुझे रिमाइंडर देना इसलिए अच्छा नहीं लगता कि किसी काम को अगर एक बार कहा जाए और वो व्यक्ति इंटेंशनली अनइंटेंशनली न करे तो प्रोफेशनल्स को ज़्यादा बार नहीं कहना चाहिए। हो सकता है कि वो उसके दिमाग में कोई चीज़ और चल रही हो और उसको किसी और तरीके से देख रहा हो। फिर जब ड्यू डेट्स, आपको पता ही है कि कंपनी में हर साल ऑडिट होता है। ऑडिट्स के जब ड्यू डेट्स आए तो मैंने उनको कहा कि आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रोवाइड करवा दीजिए, क्योंकि मैं जानता था उनके पास अकाउंटेंट्स नहीं हैं, वो खुद ही कर रहे हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि वो अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर सकते, उनकी एक्सपर्टीज़ नहीं है उस चीज़ की। लेकिन जब व्यक्ति कह रहा हो कि नहीं मैं करके दे दूँगा आपको, तो फिर आप उसमें अपना दिमाग तो लगा ही नहीं सकते। अब आप एक बात बताइए कि अकाउंट्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, डेबिट क्रेडिट के अपने फंडे हैं, और कोई भी व्यक्ति जो आज तक टैली का टी नहीं जाना है वो अकाउंट्स कैसे मेंटेन कर सकता है?
नहीं कर सकता। आज तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स उनका मेरे पास नहीं आया। ये काम तो सिर्फ अकाउंटेंट ही कर सकता है। अगर आप अकाउंटेंट्स बीए नहीं कर सकते तो कम से कम आउटसोर्स कर दीजिए। आप आउटसोर्स भी नहीं करेंगे, बीए भी नहीं करेंगे। जीएसटी एक ऐसा एक्ट है कि उसमें पर डे की पेनल्टी लगती है। आरओसी में अगर कोई चीज़ आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे मैं बता देता हूँ, अगर किसी चीज़ का फीस निल है, 0, लेकिन अगर उसको ड्यू डेट के बाद आप करते हैं तो 5,000 रुपये की पेनल्टी है, मतलब लेट फीस है। आप अगर चूक गए, कंप्लायंस में आप चूक रहे हैं, आप डिले कर रहे हैं, तो आपको ये पता ही नहीं होगा कि कितनी बड़ी फाइनेंशियल लॉस आपके सामने आके खड़ी हो गई, कितना बड़ा फाइनेंशियल लायबिलिटी आपके सामने आके खड़ी हो गई। आपने उतना प्रॉफिट नहीं कमाया होगा जितना गवर्नमेंट की लीगल फीस और लेट पेनल्टी और इंटरेस्ट और लेट फीस, इन सब की लायबिलिटी खड़ी हो गई आपके ऊपर, जितना कि आपने प्रॉफिट नहीं कमाया होगा। अगर आप बैंक लोन लेते तो शायद उतना इंटरेस्ट आपका बनता या नहीं भी बनता। एंटरप्रेन्योर्स जो फेल्योर हो रहे हैं, जो कंपनियां शुरू हो रही हैं और उतनी जल्दी बंद भी हो रही हैं, प्रोडक्ट उनका अच्छा बिक रहा है, मार्केट में उनकी अच्छी पकड़ है, लेकिन ज़्यादातर कंपनियां शुरू होते ही इसलिए बंद हो जाती हैं क्योंकि कंप्लायंस पे ध्यान नहीं दे रहे। आप 1 साल अपने कंपनी की कंप्लायंस को डिले कर दीजिए, आप अपने एलएलपी की कंप्लायंस को डिले कर दीजिए, पता चला आप लाखों रुपए के बर्डन में आ गए। और उसमें सिर्फ लाखों रुपए का बर्डन ही नहीं है, प्रोसीजरल लैप्स इतने हो जाते हैं कि आप उसको फिल नहीं कर सकते। आप आरओसी से अप्रूवल से लेना है, ऑडिट का ड्यू डेट है, यूडिन जनरेट होना है, यूडिन समय से जनरेट नहीं होगा। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इसका ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपका एजीएम समय से नहीं हुआ और एजीएम एक्सटेंशन के लिए आपने अप्लाई भी नहीं किया, जो कि सिर्फ 30 दिन के लिए मिला, तो आपका ऑडिटर ऑडिट कर ही नहीं सकता। रीज़न बिहाइंड दैट, बिकॉज यूडिन मे नॉट बी जनरेटेड फॉर द बिलेटेड फाइलिंग। अगर आपका से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सितंबर में एजीएम होना है और आपका ऑडिट जो है सितंबर मतलब 30 दिन का होता है, बोर्ड मीटिंग से 30 दिन के अंदर आपका एजीएम हो जाना चाहिए ऑडिट के डेट से, और आपको ऑडिट समय से नहीं हुआ है, तो एजीएम में आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव भी नहीं होगा और आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव नहीं होगा तो वो भविष्य में कभी भी नहीं हो सकता। और भविष्य में अगर आप कभी करना चाहेंगे उसको तो वो करेंट डेट में होगा, बैक डेट में नहीं होगा, और उसके लिए आपको अपनी एड़ी और चोटी एक कर देनी पड़ेगी। कितने चक्कर काटने पड़ेंगे भगवान जाने। तो इसमें आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि छोड़ो यार, कुछ करवाते ही नहीं है, जैसे पड़ा है पड़े रहने दो। और उसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ये होगा कि भविष्य में आपसे गवर्नमेंट उस चीज़ के लिए आपसे हर चीज़ वसूलेगी, छोड़ेगी नहीं आपको, और आप किसी कंपनी में डायरेक्टर बनने के लायक नहीं रहेंगे। तो जो आपने बिजनेस का सपना देखा था वो स्टॉप हो गया। इसलिए हैप्पी दिवाली आपका तभी हो सकता है, हैप्पी दिवाली वंस अगेन, कि आप अपने बिजनेस को कर रहे हैं तो तरीके से कीजिए, ताकि आप तरीके से करेंगे तो आपकी अर्निंग अच्छी होगी और आप अपने सुख सुविधाओं से संपन्न रहेंगे, आपका व्यापार ठीक ठाक चलेगा। और ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि दोबारा कोविड लौट के न आए और आपका व्यापार, आपकी समृद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। इसी के साथ नमस्कार।